अच्छा बच्चों, काइंडली ना जल्दी जवाब दे दिया कीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो कि मेरा नेट स्टेबल है। अच्छा, हम लोगों ने अब तक पढ़ा था ल्यूकीमियास। अब मुझे सारे काइंडली बता दें कि आप लोगों को ल्यूकीमियास में अब सारा कुछ क्लियर हो गया है? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी हो, कुछ क्लियर ना हो रहा हो? आप लोगों को असाइनमेंट देने का मकसद क्या था कि आप लोग जब एक दफा अपने हाथ से उतारोगे ना, तो आप लोगों को सारे वो जो ल्यूकीमियाज मिक्स हो रहे होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा चलें, अगर आप लोगों को ल्यूकीमियाज क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं। बच्चों, सबको आवाज का इशू हो रहा है? नो, आप ही सही आवाज है। हाशिर, आपका नेट स्टेबल नहीं होगा बेटा, आप अपना नेट स्टेबल करें। अच्छा, अब हमने पढ़ना है लिम्फोमास। जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट के लेक्चर में बेस बनाई थी मैलिग्नेंसीज की, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में बेसिक डिफरेंस ये है कि ल्यूकीमिया डिफ्यूज फॉर्म में होता है, जबकि लिम्फोमास सॉलिड ट्यूमर होते हैं। ठीक, दोनों ही मैलिग्नेंसीज हैं। फर्क क्या है कि वो डिफ्यूज फॉर्म में होगा ल्यूकीमिया, सारे आपकी सर्कुलेशन में फैला हुआ होगा इन डिफ्यूज फॉर्म, सेपरेट सेल्स। लेकिन लिम्फोमास किस तरीके से होगा? ये लिक्विड नहीं होगा, ये सॉलिड नेचर में होगा। इसमें सेल्स जो है वो कोहेसिव इन नेचर होते हैं और ये एक सॉलिड ट्यूमर बना लेता है। और वो सॉलिड ट्यूमर मोस्टली ऑर्गन्स को इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक, ये तो हमने देखा था पहले। अब जरा हम इसको मजीद एलाबोरेट करके देख लेते हैं कि लिम्फोमास बेसिकली होते क्या हैं। अच्छा, लिम्फोमास हमारे पास ये तो हो गया सॉलिड ट्यूमर है, लेकिन मेनली आपकी जो बुक बताती है ना, या बल्कि मेजरली जो बुक्स बताती हैं उसके अकॉर्डिंग, लिम्फोमास जस्ट लिम्फोसाइट से निकलने वाले सॉलिड ट्यूमर है। मतलब ऐसे सॉलिड ट्यूमर जो बेसिकली ओरिजिनेट कर रहे हैं फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स की दो मैंने आपको मेन फॉर्म बताई थी, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक, लेकिन अगर मजीद डिवाइड करें तो नेचुरल किलर सेल भी आ जाता है, लेकिन इसमें माइलॉइड लीनिएज का जिक्र नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आगे एक्सेप्शन केस बताती हूँ, वो भी बीच में आ जाएंगी। पहले मैं आप लोगों को लिम्फोमास की डेफिनेशन समझा लेती हूँ। अच्छा, अब देखिए जरा क्या लिखा है, लिम्फोमास आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ हिमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज। अब ये तो पता चल गया कि ब्लड से रिलेटेड मेलिग्नेंसी है हिमेटोलॉजिकल, और डाइवर्स ग्रुप शो कर रहा है कि एक से ज्यादा टाइप के बीमारियां इसमें होती हैं। ठीक है, जैसे हमने ल्यूकीमियास में कहा था कि डाइवर्स ग्रुप है, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आएंगी। इसी तरीके से सिमिलर नेचर के मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स जो कि ब्लड एसोसिएटेड है, वो लिम्फोमास में आएंगे। ठीक, कंप्राइजिंग ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स, जिसमें बेसिकली आपके पास सॉलिड ट्यूमर्स होंगे, न्यूप्लाज्म डिफ्यूज फॉर्म में नहीं है, सॉलिड ट्यूमर की फॉर्म में है। एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लिम्फोसाइट्स, बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? आपके लिम्फोसाइट से। ठीक, एंड अफेक्टिंग लिम्फेटिक सिस्टम, बेसिकली ये कौन सी साइट्स को मोस्टली अफेक्ट कर रहा होता है? ये अफेक्ट कर रहा होता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम को। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम में आती कौन कौन सी जगह है। ठीक है, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे लिम्फ नोड्स। ठीक, नंबर टू आपके पास आ जाएंगी, एक तो वो जो लिम्फेटिक रूट्स हैं वो तो इन्वॉल्व होंगी होंगी, उसके अलावा जो मेजर साइट्स हैं उसमें आ जाएंगे लिम्फ नोड्स। बोन मैरो आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्प्लीन, थाइमस, ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये जो चार पांच जगह हैं, यहाँ पे इनकी मैनिफेस्टेशन ज्यादा होती है। अच्छा, अब तक हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि ये सॉलिड ट्यूमर्स हैं जो बेसिकली लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट कर रहे हैं और अफेक्ट कर रहे हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम को। ये डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो? ठीक, क्लियर आती है। वो नया बच्चा जो आया था उसने ज्वाइन नहीं किया आज? अच्छा चले, आगे चलते आप हैं। रिपीट कीजिए। ठीक है बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने डेफिनेशन बेसिकली आप लोगों को समझाई है कि लिम्फोमास क्या है। लिम्फोमास ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल लफ्जों में बताऊं, ऐसे ट्यूमर्स जो लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट करेंगे वो लिम्फोमास हैं।
ठीक है। और ल्यूकीमिया से डिफरेंस क्या है कि ल्यूकीमिया डिफ्यूज फॉर्म में होता है, लिम्फोमास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और डिफरेंस बताऊं कि जो ल्यूकीमिया है वो तकरीबन सारी सेल लीनिएज से जो है निकल रहा था। माइलॉइड लीनिएज भी थी, ठीक है, उस माइलॉइड लीनिएज में फिर जितने भी लाइंस थी उन सब को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन जो लिम्फोमास हैं जस्ट लिम्फॉइड कैटेगरी से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? वो एक्सेप्शंस ये हैं कि समटाइम्स जो आपके ल्यूकीमियाज हैं, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ माइलॉइड लीनिएज के ल्यूकीमियाज की, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सॉलिड ट्यूमर। आपको मैंने ल्यूकीमियाज में पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा था एक जब क्लासिफिकेशन बताई थी उसमें मैंने एक क्लासिफिकेशन का एक ग्रुप था माइलॉइड सार्कोमा, इसको क्लोरोमा भी कहते हैं, माइलॉइड सार्कोमा। तो मैंने कहा था कि ये एएमएल का वो वाला ग्रुप है कि जब ये जो एएमएल के सेल्स हैं, ठीक है, ये जो मैलिग्नेंट सेल्स थे, ये किसी ऑर्गन में जाके अगर सॉलिड ट्यूमर बना लेंगे तो ये लिम्फॉइड मैनिफेस्टेशन देंगे, बट लिम्फोमा फिर भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कह रही है लिम्फोमा कहाँ से आ रहे हैं, लिम्फोसाइट से। अब देखो ये भी सॉलिड ट्यूमर है, ये भी हिमेटोलॉजिकल ओरिजिन का है, इसकी मैनिफेस्टेशन मिलती जरूर है लिम्फोमास से, बट इसको हम लिम्फोमास की कैटेगरी में नहीं लाएंगे, ठीक है। इनको हम अलग कैटेगरी में लाते हैं। इनको कहा भी देखो क्या है, इन्होंने माइलॉइड सार्कोमा, लिम्फोमा नहीं कहा, ठीक है। तो अगर हम लिम्फोमास को एक बहुत ही ब्रॉड ग्रुप में क्लासिफाई करें तो उसमें अगर माइलॉइड ग्रुप से निकलने वाले भी लिम्फोमा सॉलिड ट्यूमर को लिख लें तो उसमें माइलॉइड सार्कोमा आ जाएगा, लेकिन आपकी बुक इसको लिम्फोमा में नहीं कैटेगराइज करती, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जस्ट लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट होने वाले लिम्फोमास हैं, बाकी जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स हैं वो लिम्फोमास से मिलते जरूर हैं, बट वो लिम्फोमास में नहीं आएंगे, सॉलिड न्यूप्लाज्म होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इस एक्सेप्शन को आपने याद जरूर रखना है कि ये वो सॉलिड ट्यूमर है जो कि ल्यूकीमिया किससे बने हैं, ल्यूकीमिया कन्वर्ट हो गया है, फॉर एग्जांपल एएमएल कन्वर्ट हो गया माइलॉइड सार्कोमा में, जो कि एक सॉलिड ट्यूमर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे कि हाँ लिम्फोसाइट से तो बनते ही बनते हैं लिम्फोमास, लेकिन कुछ लिम्फोमास ऐसे भी होते हैं जो माइलॉइड लिनिएज के हैं, तो वहां परेशान नहीं होना, वो वहां पे इस एक्सेप्शन की बात करेगा। लेकिन आपने फिर उनको बताना है हाँ इनकी मैनिफेस्टेशन जरूर मिलती है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड अंडर लिम्फोमास, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आशिर बेटा आप एक दफा ना एरो एरोप्लेन मोड लगाएं, ठीक है, उसके बाद उसको ऑफ करें, फिर कनेक्ट करें, अपना नेट रिफ्रेश कर लें। अच्छा, एक और एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो एक्सेप्शन है डेंड्रिटिक सेल्स और हिस्टियोसिटिक सेल्स, ठीक है। अब ये समटाइम्स एक्सेप्शन काउंट होती है, समटाइम्स इसको टी सेल वाली कैटेगरी में भी ले आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया बेसिकली दो टाइप के लिम्फोमाज हो सकते हैं ना, बी सेल लिम्फोमा या फिर टी सेल लिम्फोमा, ऐसे। अब समटाइम्स यूं होता है कि आपके पास कुछ सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जो कि या तो डेंड्रिटिक सेल या तो हिस्टियोसिटिक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे सॉलिड ट्यूमर्स जो कि या तो हिस्टियोसिटिक इन नेचर है या फिर डेंड्रिटिक इन नेचर है, ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैटेगराइज तो समटाइम्स लिम्फोमास के अंडर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हिस्टियोसाइट्स हैं या डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये टी सेल से रिजेम्बलेंस रख रहे हैं, वैसे बेसिकली ये नहीं होते, ठीक है, नेचुरल किलर सेल होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसको आप एक्सेप्शन केस में डाल दें कि ऐसे ट्यूमर्स जो डेंड्रिटिक सेल या हिस्टोसिटिक सेल से बने हुए हो उनकी रिजेम्बलेंस भी लिम्फोमास से है, बट दीज आर आल्सो एक्सेप्शनल केसेस। और फिर आपने क्या कहना है, फिर आपने कहना है कि लिम्फोमास बेसिकली इन्वॉल्व कर रहे होते हैं बी और टी सेल से, इसके अलावा बी और टी लिम्फोसाइट्स के अलावा जो भी सॉलिड ट्यूमर हैं ब्लड सेल से रिलेटेड वो सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चों? रमीज आपको समझ आ रहा है बेटा?
ठीक है उसामा। सेकंड एक्सेप्शन ये है कि जैसे हमने वहां कहा था ना कि माइलॉइड सेल्स जो है समटाइम्स नियोप्लाज्म क्रिएट कर लेते हैं जो सॉलिड होता है, तो वो एक्सेप्शन है। इसी तरीके से डेंड्रिटिक सेल और हिस्टियोसिटिक सेल ये लिम्फोसाइट्स नहीं है, रिजेम्बलेंस है बट ये लिम्फोसाइट्स नहीं है। डेंड्रिटिक सेल और हिस्टियोसिटिक सेल अगर ये भी सॉलिड ट्यूमर बनाएंगे तो वो भी एक्सेप्शन है, बट बेसिकली वो लिम्फोमास नहीं होंगे। अच्छा, अब हमने जब ये देख लिया कि लिम्फोमास क्या होते हैं, कौन कौन से सेल सेल को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, बी और टी सेल को, और उसके एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, माइलॉइड सार्कोमा और डेंड्रिटिक या फिर हिस्टोसिटिक नियोप्लाज्म। इसको देखने के बाद हम आ जाते हैं बेसिक इसके ओवरव्यू पे कि लिम्फोमास की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है। अच्छा, अगर हम वैसे सोचे लिम्फोसाइट्स की बेस पे तो हम कहेंगे कि ऐसे लिम्फोमास जो या तो बी सेल से बन रहे हैं या फिर ऐसे जो कि टी सेल से बन रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स आपकी बुक इसी तरीके से लिखती है कि बी सेल लिम्फोमास और टी सेल लिम्फोमास, दो कैटेगरीज बन गई। लेकिन ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये समझने में आसान नहीं। ठीक है, और आपकी बुक भी इस तरीके से नहीं लिखेगी। आपकी बुक बेसिकली और मेजरली हर बुक इस तरीके से क्लासिफाई करती है कि उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके की है लिम्फोमास की। ठीक है, किस किस्म के सेल मिल रहे हैं उसमें। अब बेसिकली लिम्फोमास को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड हॉचकिन लिम्फोमा एंड अदर वन इज कॉल्ड नॉन हॉचकिन लिम्फोमा। वन इज कॉल्ड हॉचकिन एंड अदर इज कॉल्ड नॉन हॉचकिन लिम्फोमा। ठीक, अब ये जो हॉचकिन लिम्फोमा है और नॉन हॉचकिन लिम्फोमा है, इसको हम बेसिकली इसके फीचर्स की बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। अब ऐसे लिम्फोमास जो जिसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का सेल होता है जिसको कहते हैं आरएस सेल या रीड स्टेनबर्ग सेल। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये होता है रीड स्टेनबर्ग सेल। एक सेल होता है जो कि मोस्टली बी सेल से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस इस तरीके से बायलॉब्ड होता है, ऐसे लगता है जैसे कि आउल आईज हो। इसको आउल आईज से रिजेम्बलेंस दी जाती है, यानी कि उल्लू की आंखें। बड़े बड़े इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं जिसके अंदर सेंट्रल डार्क न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये सेल जिस भी लिम्फोमा में पाया जाएगा वो कहलाएगा हॉचकिन लिम्फोमा। तो ऐसे लिम्फोमास जिसमें करेक्टरिस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हों उसको हॉचकिन लिम्फोमा कहते हैं। ठीक, और ऐसे सारे लिम्फोमास जिसमें एब्सेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल तो आरएस सेल्स प्रेजेंट ना हो उसको कहते हैं नॉन हॉचकिन लिम्फोमा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो हॉचकिन सेल है ये बेसिकली एक बी सेल है जो कि अब एबनॉर्मल हो चुका है। बी सेल बेसिकली ऐसे नहीं होता, बायलोब न्यूक्लियस उसमें नहीं होता। ये अब एक एबनॉर्मल बी सेल है जिसकी आउल आई अपेयरेंस है, इसको कह रहे हैं आरएस सेल या रीड स्टर्नबर्ग सेल। ठीक है, अब इस कैटेगरी में जितने भी लिम्फोमाज आएंगे वो सारे बी सेल लिम्फोमाज में कैटेगराइज होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल क्या है, बी सेल था जो कि एबनॉर्मल हो गया है। यानी कि इस सारे के सारे लिम्फोमास वो हैं जो कि बी सेल की वजह से हो रहे हैं, बी सेल की मैलिग्नेंसी है। ठीक, जबकि अगर हम इसकी तरफ आए, नॉन हॉचकिन की तरफ आए, तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ बी सेल बल्कि टी सेल, नेचुरल किलर सेल, सारे लिम्फोसाइट्स की मिक्स सेलुलरिटी मिलेगी। ठीक है, बी सेल से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं नॉन हॉचकिन लिम्फोमा, टी सेल से भी हो सकते हैं और नेचुरल किलर सेल से भी हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है बच्चों? यस। ठीक है, अब जहां से समझ ना आए आपने वहीं से रोकना है, क्योंकि अगर आपकी बेस नहीं बनेगी तो फिर आगे जाके आपको समझ कुछ नहीं आना। अब जरा ये क्लासिफिकेशन समझ लें, फिर हम इसको डिटेल से हॉचकिन और नॉन हॉचकिन को करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी हमने कहा कि क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि एक हो गया हमारे पास हॉचकिन एंड द सेकंड वन इज नॉन हॉचकिन। अब हॉचकिन लिम्फोमास में सिर्फ और सिर्फ बी सेल से ओरिजिनेट होने वाले लिम्फोमास आएंगे, जबकि नॉन हॉचकिन में बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल, किसी भी किस्म के सेल से, किसी भी किस्म के लिम्फोसिटिक सेल से, ठीक है, लिम्फोसाइट कोई भी हो, उसमें से ओरिजिनेट हो सकता है नॉन हॉचकिन लिम्फोमा।
अब ये जो हॉजकिन लिम्फोमा है, इसको हम मजीद दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, दो ग्रुप्स में। अब वो किस बेस में है? अच्छा, वो इस बेस पे हैं कि वो सारे लिम्फोमास जिसमें करेक्टरिस्टिक आउल आई अपेयरेंस वाला आरएस सेल होगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल होगा, उसको हम कह देते हैं क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, इस सब में, इन सारी कैटेगरीज में क्या होगा? एक ऐसा सेल होगा जो आउल आई अपेयरेंस रखता है। ठीक है, और 95% केसेस इसी के होंगे। जबकि ये जो नॉन क्लासिकल है, इसमें आपके पास एक स्पेशल किस्म का सेल होता है जिसको आप कह रहे होते हो पॉपकॉर्न सेल। अब ये जो सेल है, ये पाया जाता है इन एडिशन टू दोज दैट आर प्रेजेंट इन हॉजकिन लिम्फोमा। अब यहाँ पे जो पॉपकॉर्न सेल पाया जा रहा है, ये कैसे होता है? ये नोड्यूलर होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, अगर सही ड्रॉ हो जाता है तो। पॉपकॉर्न आप लोगों को याद आ जाएगा। ऐसे पॉपकॉर्न होता है ना, देखो इसके कितने सारे लोब्स हैं, नोड्यूलर है, नोड्स बने हुए हैं। ठीक है, नोड्यूलर होगा और मोनोन्यूक्लियर होगा मोस्टली। इस टाइप के सेल्स देखे जाते हैं, तो इसको साथ में कह देते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सॉरी, हॉजकिन है, नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा। यहाँ तक कुछ नहीं आया समझ तो पूछें, फिर मैं आगे चलती हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है बच्चों, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आप स्टार्ट कराती हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सही, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। ठीक है, अब हम मजीद देख लेते हैं कि क्लासिकल में कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं और नॉन क्लासिकल में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा, आपके पास क्लासिकल में 4 मेन टाइप्स आ जाती हैं। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? उस उसमें बेसिकली जो सबसे मेजर है वो होती है नोड्यूलर सेक्लेरोसिस हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक, क्लासिकल में 4 हैं जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है नोड्यूलर सेक्लेरोसिस हॉजकिन लिम्फोमा। और उसके बाद आ जाता है आपके पास मिक्स्ड सेलुलैरिटी हॉजकिन लिम्फोमा।
ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद आ जाता है लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा एंड लिम्फोसाइट डिप्लेटेड हॉजकिन लिम्फोमा। अगर हम इसकी मजीद वो देखें कि इसमें क्या क्या हुआ है, तो ये जो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस हॉजकिन लिम्फोमा है, बल्कि नहीं, हम पहले इसकी बेस बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे। अच्छा, इसमें 4 कैटेगरीज आ गई आपके पास, नोड्यूलर, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। ये क्या शो कर रहे हैं, ये नेम शो कर रहे हैं कि इसमें किस किस्म के सेल्स पाए जाएंगे। देखो, अब लिम्फोसाइट डिप्लीटेड का मतलब है कि इसमें लिम्फोसाइट की कमी होगी, लिम्फोसाइट रिच का मतलब है कि इसमें लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा होंगे, मिक्स सेलुलैरिटी का मतलब है कि डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, मिक्स सेल्स होंगे, उसमें इयोजिनोफिल भी आ जाएगा, लिम्फोसाइट भी आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे। ठीक है, जो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस है, ये इसमें करेक्टरिस्टिक सेल होगा, बाकी भी सेल्स होंगे, लेकिन इसमें प्रेजेंस ज्यादा करेक्टरिस्टिक सेल्स की होगी। अच्छा, जो नॉन क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा में एक टाइप आती है जिसको आप कहते हो नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा। ये नॉन क्लासिकल है। इसमें मैंने बता दिया कि पॉपकॉर्न सेल्स होते हैं। ठीक है, अब वो पॉपकॉर्न सेल्स क्या है, वो पॉपकॉर्न सेल आरएस सेल के वेरिएंट है। ठीक है, कुछ आरएस सेल के वेरिएंट होते हैं जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, अभी इसी पीडीएफ में दिखा भी देती हूँ। इसमें वो वेरिएंट होता है जिसको हम पॉपकॉर्न सेल कह रहे होते हैं, नोड्यूलर होता है। अब हम आ जाते हैं अब आगे हम कर लेते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप, उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है, उसमें आपको बी सेल के भी मिलेंगे, टी सेल के भी मिलेंगे, और नेचुरल किलर सेल के भी लिम्फोमास मिलेंगे, यही मैंने आपको बताया है। लेकिन मोस्टली इसमें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में बी सेल के जो लिम्फोमास हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, और टी सेल की जो परसेंटेज होती है वो कम होती है, और इसी तरीके से बाकी जो आपके पास नेचुरल किलर सेल है वो मजीद ओकेजनल हो जाएंगे, मजीद कम हो जाएंगे। ठीक है, नॉन हॉजकिन में भी ज्यादातर लिम्फोमास बी सेल से ओरिजिनेट होंगे और कम होंगे ओरिजिनेट टी सेल से। अब हम इन कैटेगरीज को मजीद डिवाइड कर लेते हैं इनके नेचर पे। अब बी सेल से जो ओरिजिनेट हो रहे हैं लिम्फोमास, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, वो इंडोलेंट भी हो सकते हैं। इंडोलेंट मीन्स कि ये ज्यादा जल्दी नहीं प्रोग्रेस करते, थोड़ा सा कम हार्म करते हैं, लेट फेज में चले जाते हैं। ठीक है, स्लो प्रोग्रेशन है जिसकी वजह से प्रोग्नोसिस अच्छी है। जबकि जो अग्रेसिव है वो जल्दी जल्दी ग्रो करने वाले मेलिग्नेंट सेल हैं, इसके फास्टर और ज्यादा स्वेयर किस्म के सिम्टम्स आएंगे, और इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होगी। ठीक, और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टी सेल के, जिसको मैं अगले पेज पे आपको दिखाऊंगी। अब जो टी सेल के लिम्फोमास हैं, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के जस्ट 15% बनाते हैं। और ये मोस्टली जो टी सेल के हैं, एक तो ये कि ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू बी, लेकिन कम होने के बावजूद ये ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, इंडोलेंट कम होंगे, जबकि इसमें कुछ इंडोलेंट भी है, कुछ एग्रेसिव भी हैं। ठीक, अगर हम देख लें कि हमारे पास नॉन हॉजकिन में बी सेल जो कि ज्यादा मेजोरिटी बना रही है, ज्यादा परसेंटेज बना रही है, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। आप अब वो बच्चे जो इनकी डिटेल नहीं कर सकते, वो जस्ट नेम कर ले, नेम काफी है। आपको बेसिकली डिफरेंस आना चाहिए हॉजकिन का और नॉन हॉजकिन का। ज्यादातर आपको हॉजकिन पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसी की क्लासिफिकेशन पे, इसी की स्टेजिंग पे। नॉन हॉजकिन का अगर पूछ भी लिया तो इतनी डिटेल नहीं पूछते। ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं फिर भी सारा करा देती हूँ। अब ये जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, इसमें बी टाइप में अगर हम देखें तो कौन कौन से आ रहे हैं। पॉलिक्यूलर, पॉलिक्यूलर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, मार्जिनल जोन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अच्छा, यहाँ देखें स्मॉल लिम्फोसिटिक सेल लिम्फोमा, मैंने आपको ये कराया था सीएलएल में, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि समटाइम सीएलएल अगर ब्लड की जगह और किसको इन्वेट कर ले, ऑर्गन्स को, और वहां पे सॉलिड ट्यूमर बना ले, तो वो ल्यूकीमिया कन्वर्ट हो जाता है लिम्फोमा में, जिसको हम कह रहे थे स्मॉल सेल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। याद है? वैसे तो ये ल्यूकीमिया होता है, लेकिन मोस्टली ये कन्वर्ट हो जाता है लिम्फोमा में जब ये ऑर्गन्स में जाके सॉलिड ग्रोथ कर लेता है। ठीक है,
तो वो भी इंडोलेंट होगा और किस में आ जाएगा, बी सेल की कैटेगरी में। उसके अलावा लिम्फोप्लाज्मासिटिक लिम्फोमा और वाल्डनस्टॉर्म्स मैक्रोग्लोबिनीमिया। एग्रेसिव में अगर हम देखें तो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ये भी मैंने आप लोगों को कराया था, अगर आप लोगों को याद हो, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब ये आप लोग बताओगे कि ये मैंने कहाँ बताया था, ठीक। अच्छा, उसके अलावा बर्किट लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, मीडियस्टिनल लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक। अच्छा, ये हो गए सारे बी सेल के लिम्फोमास। अब हम आ जाते हैं टी सेल के लिम्फोमास की तरफ। ऐसे लिम्फोमास, ऐसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमास जो कि टी सेल से ओरिजिनेट कर रहे हैं, उसमें आपके पास आ जाएगा पेरिफेरल टी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एंजियो इम्यूनोब्लास्टिक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, माइकोसिस फंगिकॉइड्स, माइकोसिस फंगॉइड्स लिम्फोमा, सीजरी सिंड्रोम, अडल्ट टी सेल लिम्फोमा और एनाप्लास्टिक लिम्फोमा, ठीक है। ये आपके पास आ गए हैं टी सेल वाले। और हिस्टियोसिटिक या डेंड्रिटिक, वैसे ये टी में नहीं आएगा लेकिन समटाइम्स आपकी बुक्स टी सेल में इसको लिख देती है। ये हो गए बी और टी के, जो कि मेजोरिटी बना रहे हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है। उसके अलावा बी और टी सेल की ये जो कॉमन मैनिफेस्टेशन है, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जिसको हम उस जगह, उस ऑर्गन्स के लिए हिसाब से नाम देते हैं, जिस ऑर्गन में ये अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, सिम्टम ज्यादा वो करते हैं, शो करते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्फोमा हो सकता है, और क्यूटेनियस यानी कि आपकी स्किन से रिलेटेड है, क्यूटेनियस बी सेल लिम्फोमा, ठीक। अब इसके जस्ट आप नेम याद कर लो, आपके लिए मोर देन इनफ है कि हॉजकिन में, हॉजकिन को तो आपने पूरा करना है, उसमें कोई डंडी नहीं मारनी। लेकिन नॉन हॉजकिन सही से याद नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको पता हो कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कौन से हैं जिसमें एब्सेंस ऑफ आरएस सेल है। फिर इसके अलावा बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल सबकी वजह से हो सकता है। फिर आपने जस्ट इनके नाम याद कर लेने हैं कि ये बी सेल में आते हैं, ये टी सेल में आते हैं, ठीक। ये काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख लिया तो हम डिटेल देख लेते हैं। मैंने अब इसको कंपैरिजन में क्यों लिखा है, कंपैरिजन करके क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक दिन पढ़ाऊँ हॉजकिन और दूसरे दिन पढ़ाऊँ नॉन हॉजकिन डिटेल में, तो जब आप उसको तीसरे दिन खुद पढ़ोगे तो मिक्स हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको कंपैरिजन में कराया है, ताकि मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं तो आपको डिफरेंस याद रहे, ठीक है। अब अब बेसिकली आप भूल जाओ हॉजकिन और नॉन हॉजकिन को, जस्ट लिम्फोमास पे आते हो, ठीक है। ये जो लिम्फोमास है, आपके पास क्या है, सॉलिड ट्यूमर है। उसके बाद आ जाओ कि दो टाइप है, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन, ठीक। अब ये जो हॉजकिन है, ये बहुत ही कम परसेंटेज बना रहे हैं टोटल लिम्फोमास की, जो कि 10 to 15% है, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमास 85 to 90% बना रहे हैं। यानी कि हॉजकिन लिम्फोमा जो कि लेस सिवियर किस्म का लिम्फोमा है, वो है भी परसेंटेज में कम। मोस्टली जो है वो जालिम किस्म के, एग्रेसिव किस्म के लिम्फोमास होते हैं, जो कि नॉन हॉजकिन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये हो गई परसेंटेज की बात कि हॉजकिन लिम्फोमा कम होते हैं, नॉन हॉजकिन ज्यादा होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि जो हॉजकिन लिम्फोमास है, ऐसे लिम्फोमास हैं जिसके अंदर आरएस सेल की प्रेजेंस हो, ठीक है। और आरएस सेल क्या है, बी सेल है, एक एबनॉर्मल बी सेल है, जो कि आउल आई अपीयरेंस देता है, ठीक है, इसलिए इसको आउल आई सेल भी कहते हैं। अच्छा, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई आरएस सेल नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट सेलुलैरिटी देखी जाएगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि ये बाय मॉडल है। बाय मॉडल मीन्स कि दो एज ग्रुप हैं जिसमें ये पीक करता है। एक एक जो एज ग्रुप है वो यंग अडल्ट का है, दूसरा जो है वो ओल्डर अडल्ट का है। ये मैंने एवरेज एज लिखी है। हो सकता है ये आपका जो न्यू एडिशन है बुक का, उसमें थोड़ा सा एज का जो फैक्टर है वो चेंज हो, तो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। लेकिन एक एवरेज एज यही है कि या तो 15 से 35 साल के दरमियान में होगा, इससे पहले भी चांसेस नहीं है, इसके बाद भी बहुत कम चांसेस हैं, या आफ्टर 55 ईयर्स होगा। बाय मॉडल का मतलब कि दो एज ग्रुप्स हैं जिसमें ये पीक कर रहा है, या यंग अडल्ट में या ओल्डर अडल्ट में, लेकिन वो अडल्ट में रहा है, ठीक। जबकि
जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इसकी वाइडर रेंज है। वाइडर रेंज का मतलब है कि ये किसी भी एज में हो सकता है, इसके लिए कोई एज ग्रुप स्पेसिफाई नहीं हुआ। लेकिन देखा ये गया है कि ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो बूढ़े लोगों में होते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? मुझे बताओ ताकि मैं आगे चल सकूं। कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। बच्चों माइक में बोल दिया करो, टाइप करते हुए टाइम लगता है। मैम समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हॉजकिन लिम्फोमा की मैं अब और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, गांठ से बांध बांध लेना है। अब वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है ये ज्यादातर लिम्फ नोड्स को, ठीक है, लिम्फ नोड्स को इन्वेड कर रहा होता है। लिम्फ नोड्स में इनकी ग्रोथ होगी, लिम्फ नोड जो हैं वो ग्रो करेंगे ज्यादातर। जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ये लिम्फ नोड्स के साथ साथ एक्स्ट्रा नोडल साइट्स को भी इन्वेड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जस्ट लिम्फ नोड्स आपके यहाँ पे क्या होगा, ना कि सिर्फ लिम्फ नोड्स बल्कि लिम्फ नोड्स के अलावा भी जो साइट्स हैं वहां पे भी ये ग्रो कर सकता है। वहां पे भी ये अपनी इन्वेजन कर सकता है और वहां पे अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकता है। सॉलिड ट्यूमर बन जाएगा, एक रोडी सी बन जाती है जो शो होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है। अच्छा, आगे चलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। इसमें एक बात मैं नहीं लिख सकी, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि ये किस तरीके से ग्रो करता है, बल्कि लिखी है मैंने, वो आगे है। आगे मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी यहाँ बता देती हूँ, हॉजकिन लिम्फोमा जो है ना इसका ग्रोथ का पैटर्न इस तरीके से होता है कि एक लिम्फ नोड का जो ग्रुप है एक टाइम पे सिर्फ वही जो होगा, उसे क्या कहते हैं, अफेक्टेड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक के लिम्फ नोड्स हैं तो वो वहां पे नेक के लिम्फ नोड्स में होगा, और जब वो कहीं और इन्वेड करेगा तो वो एक्सिलरी पैटर्न में करेगा। मतलब कि एक ही एक्सिस के साथ साथ ग्रो करेगा, कि नेक से मेडियस्टिनम में आएगा, फिर मेडियस्टिनम से एक्सिला, बल्कि नहीं, मेडियस्टिनम है तो फिर एक्सिला में जाते हुए इसका रूट चेंज हो जाएगा। ये एक ही लाइन पे ग्रो करता है एक्सिस में। ये तो इसकी लोकेशन हो गई है ना कि कहाँ कहाँ हो सकता है, लेकिन इसकी ग्रोथ का पैटर्न ये है कि ये एक ही एक्सिस में इस तरीके से एक लाइन पे ग्रो कर रहा होता है। अगर फैलेगा तो एक ही लाइन पे फैलेगा। कंटीगुअस है, कंटीगुअस का मतलब के साथ कांटेक्ट होने से या फिर साथ फासला कम होने से ये फैलता है। जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ये कंटीगुअस नहीं है, ये नॉन कंटीगुअस है। और इसका जो पैटर्न है ना, इसका पैटर्न रैंडम है, ये किसी भी तरीके से कहीं पे भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये बात अगर अभी समझ ना आई हो तो आगे समझ आ जाएगी। अच्छा, मोस्ट कॉमनली इसकी जो साइट्स हैं वो कौन सी है, मैंने बता दिया कि हॉजकिन लिम्फोमा की मोस्ट कॉमन साइट्स हैं लिम्फ नोड्स, और वो ज्यादातर मैनिफेस्टेशन नेक में, मीडियस्टिनम में या एक्सिली में होती है। लेकिन इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पे देखें तो ना सिर्फ लिम्फ नोड बल्कि एक्स्ट्रा नोडल साइट्स, जैसे कि स्किन हो गई, स्किन पे भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, जीआईटी में ग्रोथ हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकती है। हमने पढ़ा था ना, अदर्स में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा क्लासिफिकेशन में देखा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम कॉजेज पे आ जाएं, इटियोलॉजी, तो जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इस कॉजेज को छोड़ दें जो यहाँ लिखे हैं, जो मैं बता रही हूँ इसको जरा गौर से सुने। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का कोई स्पेसिफिक कोई डिटरमिन कॉज नहीं है। इसकी जो इटियोलॉजी है वो अननोन है। ठीक है, कोई पता नहीं है कि बेसिकली क्यों अराइज होता है। ठीक, अभी मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ा रही हूँ, इसकी डिटेल बहुत डीप है, बेसिक समझ लें पहले। लेकिन देखा ये गया है कि मोस्टली जो केसेस हैं, मोस्टली केसेस उसमें ईबीवी एप्स्टेन बार वायरस की एसोसिएशन होती है। बहुत सारे सेल्स बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं कि ईबीवी से इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ईबीवी जो है नेगेटिव है, उन सेल्स में एप्स्टेन बार वायरस का इन्फेक्शन है नहीं, फिर भी हुआ हुआ है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, कुछ रिसर्चेस कहती हैं, लेकिन ये भी जो है अननोन है कि
कौन सी स्पेसिफिक जेनेटिक जो म्यूटेशन है वो इसको कॉज करा रही है, ठीक है। और इम्यूनो सप्रेशन, इसका मतलब है कि इम्यूनिटी आपकी अगर कम है तब भी क्या होगा कि किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से ये हो सकता है। अब बेसिकली ये है क्या, बी सेल है जो कि एबनॉर्मल हुआ हुआ है, उसकी ग्रोथ की वजह से हो रहा है। तो बी सेल की जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। बल्कि छोड़े, इसका जो मैकेनिज्म है उसको आप ना समझे, आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। मैं आपको पहले बेसिक कराती हूँ। अगर हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की तरफ चलें, तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के कॉजेज बहुत ज्यादा वाइड हैं, जैसे कि उसके फीचर्स वाइड हैं। क्या कि इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज, जो इन्फेक्शन हैं वो इसका कॉज बन सकते हैं। जैसे कि ईबीवी भी हो सकता है, HTLV वायरस, HTLV1 ह्यूमन टी सेल लिम्फोसिटिक वायरस 1, और H पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इसके इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं। जबकि हॉजकिन में जस्ट ईबीवी को देखा है हमने, ठीक है बेटा। हॉजकिन हॉजकिन की अननोन होगी, मैंने अभी बताया भी है, और मैं कर्सर भी मूव कर रही थी कि हॉजकिन की जो एटियोलॉजी है वो अननोन है। बट देखा ये जाता है कि मोस्टली केसेस इन फैक्टर के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, बट ये एसोसिएशन जरूर शो कर रहे हैं, कोई बेसिक कॉज नहीं बता रहे, ठीक है। अगर इसकी एटियोलॉजी में देखें नॉन हॉजकिन, तो इसमें आपको मल्टीपल इन्फेक्शन मिलेंगे जो कि इसका कॉज बन सकते हैं, मैंने उसके नाम बता दिए। इम्यूनो सप्रेशन, इसमें भी कॉज बन सकता है, ऑटो इम्यूनिटी भी कॉज बन सकता है। लेकिन जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की सबसे बड़ी कॉज है वो